हम दोनों कॉन्सेप्ट समझाते हैं। देखो कॉन्सेप्ट में तुम ये समझो कि अगर किसी कंडक्टर में, ठीक है, अगर किसी कंडक्टर में तुम्हारा यहाँ से कोई करंट फ्लो हो रहा है तो इसको तुम ऐसे ही बोल सकते हो कि चलो ठीक है आई करंट फ्लो हो रहा है इसमें। तो अब इसका फिजिकल क्या मतलब होता है कि किसी भी क्रॉस सेक्शन से, चाहे यहाँ मान लो चाहे यहाँ मान लो, किसी भी क्रॉस सेक्शन से 1 सेकेंड में कितना चार्ज, कितना क्यू चार्ज फ्लो किया। अब अगर क्यू चार्ज का यूनिट देखो तो इसको कूलाम कहते हैं। और तुम देखो कि अच्छा इसको और समझ सकते हो, ऐसे टाइम तो 1 सेकेंड है, लेकिन जरूरी नहीं कि टाइम 1 सेकेंड दिया हो। टाइम तुमको कुछ भी दे सकता है, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, या कोई टी टाइम दे सकता है। तो हम लोग इसीलिए जो करंट को डिफाइन करते हैं वो कैसे बताते हैं कि कितना चार्ज फ्लो हुआ कितने टाइम में, किसी क्रॉस सेक्शन से कितना चार्ज फ्लो हो रहा है कितने टाइम में। जैसे मान लो कि अगर हम कह दें कि 10 कूलाम चार्ज फ्लो हो रहा है इस क्रॉस सेक्शन से 10 सेकेंड में, ठीक है, तो ये 10 कट जाएगा, ये तुम्हारा बचेगा 1 कूलाम पर सेकेंड। इसी कूलाम पर सेकेंड को हम क्या बोलते हैं, एम्पियर, करेक्ट। अब देखो अगर वो तुमको डायरेक्ट क्यू की वैल्यू देता है तब तो डायरेक्ट तुमको 10 कूलाम यहाँ रख देना है। लेकिन अगर वो क्यू की वैल्यू ना दे करके तुमको ये बताए कि यहाँ से कितने इलेक्ट्रॉन्स पास कर रहे हैं, क्योंकि देखो भाई कंडक्टर में तो इलेक्ट्रॉन्स ही पास करते हैं ना, तो कितने इलेक्ट्रॉन पास कर रहे हैं। अब तुम देखो एक इलेक्ट्रॉन की अगर तुम बात करोगी तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, ठीक। ये इसका हम मान बता रहे हैं। अब देखो अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या तुम बढ़ाती जाओगी तो ये चार्ज बढ़ता जाएगा ना, समझ रही हो। अब अगर यहाँ पे मान लो हमको, अगर वो ऐसे बोल दिया कि यहाँ से मतलब क्रॉस सेक्शन से हर टाइम में, मतलब किसी टी टाइम में तुम्हारे 15 इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं, तो अब एक इलेक्ट्रॉन के लिए चार्ज इतना है, तो अब इसको तुम 15 ई लिखो, मतलब 15 इलेक्ट्रॉन लिखो, तो इसमें 15 से गुणा कर दो। तो ये क्वांटिटी ऐसे ही छोड़ दो 10⁻⁻19। ये जो 1.6 है और ये जो 15 है इनको आपस में तुम गुणा कर देना, तो जो आंसर आएगा वो आंसर क्या आएगा, वो आंसर आएगा कूलाम में आएगा। क्यों कूलाम में आएगा भाई, क्योंकि ये 1.6 जो है वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, करेक्ट। अब इसका यूनिट तो तुम्हारा कूलाम ही हुआ ना। यहाँ पे 15 तो क्या है, 15 तो कोई यूनिट तो है नहीं, ये तो संख्या है मात्र कि कितने सारे वो हैं, ठीक है। तो देखो हम लोग ना सिंगल क्वेश्चन लगा रहे हैं, पूरा का पूरा सिंगल क्वेश्चन लगा रहे हैं। हम लोग टोटल 26 क्वेश्चन लगा चुके हैं। ये जो क्वेश्चन तुम ली हो अभी अभी, इस क्वेश्चन को पूरा जब तुम ऐसे डिटेल में समझ लोगी तो तुम्हारे दो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। पहला कॉन्सेप्ट कि चार्ज कैसे निकालोगी, तो चार्ज निकालने का तरीका है कि तुम कितने इलेक्ट्रॉन हैं उनमें n से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये चार्ज के साथ तुम कर क्या रही हो, चार्ज तो तुम मान लो निकाल ली, लेकिन इनके साथ हो क्या रहा है, ये चार्ज जो है वो किसी दिए गए क्रॉस सेक्शन से फ्लो कर रहे हैं। समझ रहे हो ना तुम, ठीक है। तो बस ये चीज़ है, तो यहाँ से चार्ज निकल जाएगा, और जब चार्ज निकल जाएगा तो कितने देर में वो चार्ज फ्लो कर रहा है वहाँ से करंट निकल जाएगा। क्लियर हो गया पूरा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछो। अच्छा अब देखो ये जो क्वेश्चन तुम पूछ रही हो, ये क्वेश्चन तुमको पूछा गया है कि किसी गोले के भीतर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है। तो अब ये एकदम नया टॉपिक हो गया, हाँ, विद्युत प्रवाह और क्षेत्रीय तीव्रता पूछा है ना। अब देखो ये एकदम अलग कॉन्सेप्ट हो गया। अब इसके लिए तुमको पहले ये समझना पड़ेगा कि अच्छा ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, तभी हम लोग ये क्वेश्चन लगा पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पे चलते हैं। चलो इलेक्ट्रिक फील्ड को समझते हैं क्या होता है। तुमको ये तो पता है एकदम बेसिक लेवल पे कि जो जब पॉजिटिव चार्ज होता है तो वो पॉजिटिव चार्ज अपने से बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता है। लेकिन ये जो पॉजिटिव चार्ज इतना बड़ा हम बना दिए हैं, ये एक्चुअली पॉजिटिव चार्ज है क्या, ये जो कॉन्सेप्ट बताया गया कि इलेक्ट्रिक, ये तो किसी पॉइंट चार्ज के लिए होता है। पॉइंट चार्ज का मतलब होता है कि एक्चुअली पॉइंट का कोई अस्तित्व तो होता नहीं है। रियल लाइफ में देखा जाए तो कोई बॉडी ही चार्ज होगी, या तो कोई तार होगा, या तो कोई प्लेट होगा, या तो कोई गोला होगा, या तो कोई सिलेंडर होगा। एक्चुअली में तो यही लोग चार्ज होंगे, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं कि पहले बेसिक समझते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का, उस बेसिक के आधार पर हम लोग इन चीज़ों के लिए फॉर्मूला डेवलप करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो बेसिक ये कहता है कि अगर आपके पास कोई पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज का मतलब है एकदम वो पॉइंट चार्ज है,
उसका कोई शेप कुछ नहीं है। तो इस पॉइंट चार्ज को अगर तुम पॉजिटिव मानती हो तो ये अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेगा और 3D में निकालेगा। डायग्राम तो यहाँ पे हम 2D में बना रहे हैं, लेकिन सूरज क्या करता है, अपने चारों तरफ ऊर्जा निकालता है, मतलब धूप निकालता है, ठीक वैसे ही तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेगा। अब देखो, जैसे कि तुम सूरज के पास जाओगे तो गर्मी तेज लगेगी, ठीक वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, मतलब उनका तगड़ापन जब तुम चार्ज के पास में रहोगी। ये बात समझ में आ रही है ना? जब तुम चार्ज के पास में रहोगे तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा, जब दूर जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड घटता जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्ट फार्मूला जो तुमको याद रखना चाहिए वो होता है E = KQ/R²। अब ये E = KQ/R² क्या है, जरा समझना क्या है। इसमें ये जो K होता है इसका अपना फार्मूला होता है 1/4πε0। एप्सिलॉन की खास बात है, वो हम तुमको किसी और लेक्चर में अच्छे से डिटेल में समझा देंगे। देखो ये जो Q है, ये Q क्या चीज़ है, ये Q है कि हम लोग कितने चार्ज की बात कर रहे हैं, कितने कूलाम चार्ज है। R ये बताता है कि आप कितनी दूरी पर इस इलेक्ट्रिक फील्ड की गणना करना चाहते हैं। तो अब यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड ये KQ/R² आया, तो ये तो सिर्फ एक पॉइंट चार्ज के लिए लागू हुआ ना नीरू, बात समझ रही हो? ये सिर्फ एक पॉइंट चार्ज के लिए लागू हुआ, ठीक है। लेकिन अब तुमसे अगर मुझे बता दें, मान लो मेरे पास कोई प्लेट है, ये पूरा का पूरा प्लेट पॉजिटिवली चार्ज है, तो इसका मतलब इस पर तो ढेर सारे पॉइंट चार्ज हुए ना, ढेर सारे पॉइंट चार्ज हुए। तो अगर किसी पॉइंट पे तुम अगर निकालना चाहती हो इलेक्ट्रिक फील्ड कि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कितना होगा, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए तुम बहुत गड़बड़ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो कई सारे पॉइंट है ना, ये पॉइंट इधर धकेलेगा इसको, ये पॉइंट इधर धकेलेगा इसको, ये पॉइंट इधर धकेलेगा, मतलब हर पॉइंट अपना अलग अलग प्रभाव डालेंगे। तो इसीलिए हम लोग तार के हिसाब से, पैरेलल प्लेट के हिसाब से, स्फीयर के हिसाब से और सिलेंडर के हिसाब से, ये सारे मतलब हमारे बेसिक ज्योमेट्री हैं जिनकी वजह से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की गणना करते हैं। तो हम लोगों को इनके लिए अलग अलग फार्मूला डेवलप करना पड़ता है। इन्हीं के लिए जब फार्मूला हम लोग डेवलप कर रहे होते हैं तो उसी टाइम हम लोग यूज़ करते हैं गॉस लॉ का। जैसे हम तुमको पढ़ाए थे कि एम्पियर सर्टल लॉ होता है, उसके जरिए हम मैग्नेटिक फील्ड प्राप्त करते हैं। एक बार हम फिर से उसको रिवाइज करवा देंगे, ठीक है। तो अब तुम समझो, पहले देखो हम लोग इन चीज़ों को डिटेल में तभी समझ सकते हैं जब हम लोग का एकदम बेसिक लॉ क्लियर हो, गॉस लॉ, ठीक है। अब देखो, गॉस लॉ को समझने से पहले दो बातें समझनी पड़ती हैं, तभी तुम गॉस लॉ समझ सकती हो। समझना पड़ता है कि फ्लक्स क्या होता है। फ्लक्स निकालने का एक तरीका होता है, फ्लक्स ये बताता है, तुमको तो उसका फिजिकल मतलब हम बता ही दिए थे कि फ्लक्स को फील कैसे करना है। तुमको पता ही है कि ढेर सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, उनको जब आपस में झुंड बना दोगी तो उस झुंड को हम क्या बोलते हैं, फ्लक्स बोलते हैं। जैसे क्लास में सिंगल सिंगल स्टूडेंट बैठा है तो वो सिंगल सिंगल है, लेकिन इस पूरे को मिला क्या बोलते हैं, क्लास बोलते हैं या फिर ग्रुप बोलते हैं। वैसे ही फ्लक्स है, ये सारे लाइन्स को आपस में मिला क्या बोलते हैं, फ्लक्स बोलते हैं। चलो अब जरा बात को समझना, फ्लक्स निकालने का मैथमेटिकली क्या तरीका है, E.ds इस फॉर्मूले से निकालते हैं। इसमें कई सारे कॉन्सेप्ट हैं। ये E वेक्टर क्वांटिटी है, ये ds क्या है, बीच में डॉट क्यों लगा हुआ है। अब देखो देखो, ये ds क्या चीज़ है और ये E क्या चीज़ है। होता क्या है कि जब तुम मान लो ये ढेर सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हैं, अब यहाँ पर तुम किसी प्लेट को ऐसे रखती हो, ठीक है। तो अभी मान लो हम प्लेट को ऐसे बना दी, लेकिन इसको हम ऐसे मिटा देते हैं, हम प्लेट को सिर्फ एक सिंगल लाइन बनाते हैं। मान लो यहाँ पे तुम्हारा प्लेट है, प्लेट तुम रख दी। अब देखो यहाँ से जो फ्लक्स प्लेट पर जाके टकराएगा, तो इस प्लेट को अगर तुम 3D में देखोगी, चलो मान लो हम ट्राई करते हैं 3D बनाने की। ये हमारा प्लेट है और यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो है जा रही हैं, ठीक है, ऐसे। तो हर जगह प्लेट्स पे इकट्ठा हो रही हैं वो जा करके। तो मान लो हम उसमें इतना एरिया अगर हम कट करते हैं कि इतने एरिया पर कितनी लाइन्स टकरा रही हैं, तो मान लो कि हम कट करते हैं कि इतने एरिया में कितनी लाइन्स आ गई, ठीक है नीरू। तो इतने एरिया का जब तुम मान निकालोगी तो उस मान को हम बोलेंगे ds मतलब बहुत छोटा एरिया हम बात कर रहे हैं। जब भी d लग जाता है तो इसका मतलब बहुत बहुत छोटा क्वांटिटी का हम बात कर रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब बहुत ही छोटा क्वांटिटी, मतलब इतना छोटा कि हम उसको डायग्राम में ड्रॉ नहीं कर सकते, तो इसको हम बड़ा करके ड्रॉ कर रहे हैं। हाँ, ds हो गया। अब उस ds से कितनी लाइन्स जा रही हैं, अब जरा बात को समझना। E पर तो वेक्टर इसलिए लगाया गया है क्योंकि E वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसके पास डायरेक्शन होता है, लेकिन ds तो एरिया है। फिजिक्स में जब तुम पढ़ोगी तो ds स्केलर क्वांटिटी होता है नीरू, समझी। लेकिन इस स्केलर को भी वेक्टर यहाँ पे क्यों लिखा जा रहा है, इसलिए लिखा जा रहा है क्योंकि हम लोग इस ds के आधार पर अगर देखा जाए तो एरिया तो तुम कभी चेंज नहीं होगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर तुम्हारा ये प्लेट है, ठीक है, इस प्लेट को ऐसे रखो तो ये वृत्त जो है वो इतना एरिया देगा। अगर इस प्लेट को थोड़ा टेढ़ा कर दो, ठीक है,
तो जो वृत्त बनेगा अभी भी वृत्त तो वही है, तो एरिया तो उतना ही होगा। लेकिन होता क्या है, समझना बात को, इस समय ये ज़्यादा लाइंस कलेक्ट करेगा, लेकिन जब तुम इसको टेढ़ा कर दोगे ऐसे, ठीक है, तो वो ना वो कुछ ऐसे गैप मतलब थोड़ा सा कम हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, तो मतलब अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम गुजरेंगी। मेरी बात समझ रही हो? जैसे मान लो, इसको जरा और समझो, जैसे मान लो कि झाड़ू बनाते हैं, झाड़ू में सींक लगा देते हैं, मान लो ये सब सारे झाड़ू की सींक है, ठीक है। अब मान लो ये चूड़ी है, इस चूड़ी को तुमको इसके अंदर घुसाना है, ठीक है, तो उस कंडीशन में चूड़ी इतने लाइन्स को कवर करेगा, लेकिन चूड़ी को टेढ़ा कर दो ऐसे, अब घुसाओ तो वो तो बहुत कम लाइन्स को कवर करेगा ना चूड़ी। इसका ये मतलब है कि एरिया तो नहीं बदल रहा, एरिया तो नहीं बदल रहा भाई, अभी भी ये पाई आर स्क्वायर है, वृत्त का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, और अभी भी ये पाई आर स्क्वायर है, लेकिन एरिया की दिशा बदल देने से फिनोमिना चेंज हो जा रहा है। फिनोमिना चेंज होने का मतलब ये है कि हमारा जो फ्लक्स का मान है, वो झुंड है, वो बदल जा रहा है। तो इसलिए इसका ये मतलब हुआ कि हमको एरिया को थोड़ा और समझने की ज़रूरत है। तो इसीलिए एक कॉन्सेप्ट आता है कि भाई देखिए, एरिया तो अपनी जगह एक चीज़ है ही, लेकिन एक और चीज़ आ जाती है, एरियल वेक्टर। एरियल वेक्टर जिसको, अब इसका ये मतलब हुआ, मान लो कि हम इस एरिया की बात करते हैं, अब इस एरिया का मान होता है ds। अब इस ds के परपेंडिकुलर एक लाइन होती है, ये लाइन इस एरिया का करंट में डायरेक्शन बता रहा होता है कि भाई फिलहाल डायरेक्शन किस तरफ है इसका। उसको कुछ लोग n सिंबल से दिखाते हैं, n कैप, कुछ लोग उसको s कैप दिखाते हैं, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। और ये यूनिट वेक्टर होता है। यूनिट वेक्टर क्या चीज़ है? यूनिट वेक्टर के पास सिर्फ और सिर्फ दिशा होती है, उसके पास मान एक होता है। इसका मतलब अगर तुम ds एरिया में उसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दी, तो ये का पूरा क्या बन जाएगा, वेक्टर बन जाएगा ds। और ध्यान देना, एरिया कभी वेक्टर नहीं होता, एरिया होता स्केलर है, लेकिन एरिया का डायरेक्शन मतलब एरिया को चेंज करने से फिनोमेना बदल जाती है, तो हम लोग उस समय एरिया को वेक्टर बना देते हैं। ऐसा करके एरिया को वेक्टर बनाया जाता है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि एरिया वेक्टर है। रामलीला में लड़के राम बनते हैं, इसका ये थोड़ी मतलब है कि वो राम हैं, वो तो राम बने हुए हैं। समझ लो मेरी बात ना? ठीक है, तो चलो, तो ये ds हो गया, ये हो गया। अब ds को वेक्टर बनाया गया, तो बस अब देखो, जब तुम e एक वेक्टर क्वांटिटी है और ये ds एक वेक्टर क्वांटिटी है, जब इनको तुम आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और आ जाता है कि दो वेक्टर को मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है। तो मैथ्स में दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने के दो तरीके होते हैं। एक को हम लोग कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट, उसमें डॉट का यूज करते हैं। जैसे a डॉट b, अगर दो वेक्टर है, इसको ओपन करोगी तो क्या बनेगा, ab cos थीटा बनेगा। अच्छा, जो एक और चीज़ देखो, हम इस सारे लेक्चर को रिकॉर्ड कर रहे हैं और यूट्यूब पे डाल देंगे, ठीक है। ये पूरा ऑलरेडी हम मतलब दूसरे फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहे हैं। देखो इस वाले फ़ोन में, मतलब जो तुम फिलहाल जो तुम फ़ोन देख रही हो, उसमें तुम व्हाट्सएप पे ऑलरेडी वीडियो कॉल पे हो, और हम इस फ़ोन से मतलब अपने आईफोन से इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो ये तुम्हारे रिवीजन में काम आ जाएगा, हम इसको अपलोड कर देंगे यूट्यूब पे, ठीक है। हाँ, तो हम ये कहते हैं कि जब भी वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं, तुम देखो हम लोग कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप ले रहे हैं नीरू। पहले हम लोग ds को वेक्टर बनाए, अब दो वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि हम लोगों को फ्लक्स निकालना है। तो जब भी वेक्टर को मल्टीप्लाई करने जाओगी तो तुम ऐसे ही नहीं मल्टीप्लाई कर दोगी। वेक्टर का बहुत बड़ा लफड़ा होता है नीरू। जरा एक बात समझना, अगर हम तुमसे एक क्वेश्चन पूछें कि मान लो ये कोई पिंड है, अलग से क्वेश्चन है, इस पिंड पर 2 न्यूटन और 2 न्यूटन के 2 फोर्स लग रहे हैं, तो इस पिंड पर टोटल फोर्स कितना लगेगा? तो जल्दी जल्दी में कोई कह देगा सर 4 न्यूटन लगेगा। पता है, हम जब IIT एडवांस की क्लास लेते हैं, IIT मेरी क्लास लेते हैं, तो हम अक्सर अपने इंट्रोडक्शन क्लास में ये पूछते हैं। तुमको पता नहीं, यहाँ तक कि जब हम एरोस्पेस के बच्चों को गेट पढ़ा रहे होते हैं ना, गेट का एग्जाम, उस टाइम में भी कई बार हम जल्दी में ये क्वेश्चन पूछते हैं और बच्चे फट से बोलते हैं 4 न्यूटन। कई बार ऐसा हो जाता है। इसलिए जब तुम समझते रहो कि हम क्या कहना चाहते हैं, कि ये जो 2 न्यूटन है ना, इसमें एक डेटा मिसिंग है। क्या डेटा मिसिंग है? अब जरा समझो, अगर मान लो ये कोई ब्लॉक है, उसको 2 न्यूटन इधर से लगा दो और 2 न्यूटन इधर से लगा दो, तब तो इस पर रिजल्टेंट फोर्स 0 हो गया। अगर इसी ब्लॉक पर 2 न्यूटन यहाँ से लगा दो और 2 न्यूटन यहाँ से लगा दो, तब जाकर के ये 4 न्यूटन हुआ। तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों फोर्स का आपस में जो एंगल है, उसके अनुसार हमारा उत्तर आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एंगल कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल बन रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम लोग दो वेक्टर्स को जोड़ते हैं, a एंड b को, जब दो वेक्टर्स को जोड़ते हैं, तो उनको जोड़ने में उनके फॉर्मूले में एंगल जरूर आना चाहिए।
ताकि वो सही उत्तर दे। अब वो एंगल कैसे आएगा नीरू? वो एंगल आता है उसी फॉर्मूले से। रिजल्टेंट फोर्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? आर बराबर अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। ये सिर्फ इसी वेक्टर फोर्स को जोड़ने का फॉर्मूला नहीं है। दुनिया में किसी भी दो वेक्टर को जब जोड़ा जाता है तो उसको इस फॉर्मूले से जोड़ा जाता है। यहाँ पे हम फोर्स लिख रहे थे, इसलिए हम यहाँ पे F1 F2 F1 F2 लिख दिए। लेकिन अगर मान लो कि तुम इलेक्ट्रिक फील्ड जोड़ना चाहती हो, जैसे मान लो कि एक पॉइंट है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस दिशा में है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस दिशा में है, ये मान लो E1 है, ये E2 है, तो यहाँ पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहती हो तो वो क्या होगा? तो तुमको पहले इनके बीच का एंगल पता होना चाहिए। फिर यहाँ पे तुम E1 E2 डाल दो तो वो यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। और वो जाएगा किस तरफ? जाने को समझने के लिए पैरेललोग्राम ड्रॉ करो और ये दिखा दो तो अच्छा, जो रिजल्टेंट निकालोगी वो इधर जाएगा और इस फॉर्मूले से निकल जाएगा। तो हम यहाँ पे देखो इतना सारा डिटेल में तुमको समझा दिए और तुमको इसमें बस मेन चीज़ ये पकड़ना था कि हम यहाँ पे अब डॉट प्रोडक्ट लगाएंगे। जैसे तुमको बताया कि जब हम वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं तो भैया वहाँ पे स्केलर लगाओगी या वहाँ पे तुम वेक्टर प्रोडक्ट लगाओगी। वेक्टर मतलब क्रॉस प्रोडक्ट लगाओगी। तो जब तुम क्रॉस प्रोडक्ट लगाती हो तो अगर दो वेक्टर्स को क्रॉस करती हो ए डॉट बी को, तो वो क्या बनता है? ए बी साइन थीटा बनता है। ठीक है, हाँ। अब देखो तुम ए क्रॉस बी जब ए बी साइन थीटा बनेगा तो भाई ये जो जब भी तुम वेक्टर प्रोडक्ट करती हो या क्रॉस प्रोडक्ट करती हो तो जो तुम्हारा आंसर आता है वो आंसर वेक्टर होता है। लेकिन हम जो फाई निकालते हैं, फाई स्केलर क्वांटिटी होती है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे डॉट लगाते हैं, क्रॉस नहीं लगाते। नीरू समझी मेरी बात? जैसे कि अगर तुम फोर्स को किसी डिस्टेंस के साथ, डिस्प्लेसमेंट के साथ अगर तुम मल्टीप्लाई करना चाहती हो तो फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है। अगर इनको तुम आपस में मल्टीप्लाई करना चाहती हो तो तुमको पहले से डिसाइड करना होगा कि तुम पाना क्या चाहती हो। अगर तुम डॉट लगा दी तो ये वर्क दे देगा, और अगर तुम क्रॉस लगा दी तो या तो फिर ये टॉर्क देगा या तो फिर ये मोमेंट देगा, टॉर्क और मोमेंट देगा। ठीक है, मतलब ये डिपेंड करता है, ये सब प्री नॉलेज होना जरूरी है, तभी तुम इन चीज़ों को समझ सकती हो। ठीक है, तो ये तुम समझी ना कि ये हम लोग फ्लक्स कैसे निकाल रहे हैं। यहाँ पे फ्लक्स निकालने के लिए ई डॉट डी एस कर रहे हैं। अभी तक हम तो गॉस लॉ नहीं पढ़ाए हैं, अभी तो एक बेसिक तरीका है ई डॉट डी एस निकालने का। ये फ्लक्स निकालने का दो तरीका है। अब देखो गॉस लॉ ये कहता है, अब गॉस लॉ समझ सकते हैं। देखो इस फॉर्मूले से तुम्हारा फ्लक्स निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस फॉर्मूले से फ्लक्स तुम्हारा तब निकलेगा जब तुमको ई पता हो। लेकिन गॉस लॉ ये कहता है, गॉस लॉ तुमको एक मैजिकल आइडिया देता है। गॉस लॉ कहता है मान लीजिए कि आपके पास कोई पॉइंट चार्ज है, इस पॉइंट चार्ज का मान Q है। तो आप अगर जानना चाहते हैं कि इस पॉइंट चार्ज से कितना फ्लक्स निकल रहा है, तो जैसे कल तुमको हम पढ़ाए थे एम्पियर सर्किट लॉ, तो उसमें हम बताए थे कि अगर किसी तार में धारा बह रही है तो उस धारा से किसी दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड प्राप्त करने के लिए हम लोग एम्पियर लूप ड्रॉ करते हैं, है ना नीरू? हाँ, अब उसके बाद हम लोग उसमें से बी का मान निकाले थे कल। बी को हम लोग डेंसिटी बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी। फिर एच निकाले थे, एच को क्या बोलते हैं नीरू? इंटेंसिटी। वेरी गुड, वेरी गुड। तो अब तुम देखो, जब ठीक वैसे ही जैसे यहाँ पे एम्पियर सर्किटल लॉ है जिससे कि हम लोग बी निकालते हैं, फ्लक्स निकालते हैं मैग्नेट में, वैसे ही यहाँ पर गॉस लॉ है। गॉस लॉ क्या बताता है? आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे निकालेंगे। उसके लिए गॉस लॉ कहता है कि ठीक है, आप किसी दूरी पर चले जाइए, किसी दूरी पर चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, और वहाँ के बाद आप इसको एक इमेजिनरी सरफेस से ढक दीजिए। ठीक है, अब इसको आप बोल दीजिए गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस। अब इस गॉसियन सरफेस से गुजरने वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी, आपको उन्हीं को ना कलेक्ट करना है फ्लक्स निकालने के लिए। तो अब यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजरेंगी, जरा समझना, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इतने बड़े वृत्त से होकर गुजरेंगी। ठीक है, अब तुम्हारा काम हो गया। गॉसियन सरफेस, अब तुमको वो ये कहता है कि जितना भी फ्लक्स आपका यहां से गुजरेगा वो फ्लक्स का डायरेक्ट मान होगा Q/ε0। आपको EDS FDS लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट समझ लीजिए, जो टोटल फ्लक्स गुजरेगा वो होगा E/ε0। समझी नीरू? यही होता है फ्लक्स गॉस लॉ। अब देखो गॉस लॉ हेल्प कैसे करता है हम लोगों का। ये तो गॉस लॉ हो गया, अब ये गॉस लॉ हेल्प कैसे करता है, जस्ट एग्जांपल के तौर पे समझा। मान लो कि कोई तार है, ये तार, इसका मान लो अनंत लंबाई है,
इसी को हम लोग कहते हैं इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज्ड वायर, ठीक है। तो अब इसे मान लो कि सारे के सारे प्लस चार्ज पड़े हुए हैं, तो अब किसी दूरी r पर अगर तुम जाती हो तो उस दूरी r पर तुमको निकालना पड़ता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब देखो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि हम लोग एक फ्लक्स गॉस लॉ से निकालते हैं और एक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले से निकालते हैं। दोनों फ्लक्स को बराबर होना है, दोनों को इक्वेट कर देते हैं, इक्वेट करते ही इलेक्ट्रिक फील्ड का टर्म निकल जाता है। समझी? हाँ, तो चलो ये तो अलग कॉन्सेप्ट है। एसएससी और यूपीपीसीएल ये सब निकालने के लिए जितना भी एंट्रेंस एग्जाम है, तुमको मेन फोकस फॉर्मूले पे होना है। कॉन्सेप्ट तो हम तुमको ऐसे समझाते रहेंगे। और नीरू, क्योंकि हम ये सोच रहे हैं कि हम पहली बार अभी इलेक्ट्रिकल के वीडियोस ऐसे बना रहे हैं, तो हम सोच रहे हैं कि अपने जब इसको अपलोड करेंगे तो अपने व्यूअर से बोल देंगे, सारे स्टूडेंट से, कि अगर वो चाहें तो वो भी सुबह आकर के क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। क्या बोलती हो? ऐसे ही जैसे देसी हिसाब से जैसे तुमको पढ़ा रहे हैं, सबको फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है, चलो फिर अभी हम इस वीडियो को पॉज कर देते हैं नीरू। ये 20 मिनट का लंबा वीडियो बन गया, लेकिन तुम्हारा इसमें बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। डेली पढ़ाएंगे इसी तरीके से, ठीक है। चलो अब अपने व्यूवर्स के लिए बोल देते हैं कि जो लोग भी इसको देख रहे हैं ना, वो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों तक। और आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे आपको फ़ोन नंबर वगैरह मिल जाएगा, आप हमसे कांटेक्ट कर लीजिए। डेली ऐसे ही पढ़ाएंगे हम।